हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह और एक बार फिर मैं आपके साथ हूं और आज हम आगे पढ़ेंगे अपने आरसीसी के फर्दर टॉपिक्स, जिसमें मैं आज आपके लिए लाया हूं टॉर्शन। क्लियर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बॉन्ड और एनकरेज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे आरसीसी के। क्लियर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं टॉर्शन। तो जैसा कि अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर रहे हो ना किए हो तो प्लीज़ वो फॉलो करें, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्लियर। लेकिन खैर इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक हम मान सकते हैं अलग से टॉपिक ही होता है टॉर्शन का इन केस ऑफ आरसीसी। क्लियर। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपना एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से स्टार्ट किया था। क्लियर। इन फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग में। क्लियर। तो मैंने आपको जब शेयर रीइंफोर्समेंट बता रहा था तो उसी टाइम पे जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर में, तो हमने पढ़ा था फ्लेक्सर शेयर, टॉर्शनल शेयर, आपका पंचिंग शेयर। तो मैंने वहाँ बताया था कि कभी कभी आपके बीम एंड स्लैब्स पे क्या लग सकता है, टॉर्शन। क्लियर। कभी कभी आपके बीम और स्लैब पे क्या सब हो सकता है, टॉर्शन सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर। तो टॉर्शन मतलब जहाँ आता हो ट्विस्टिंग इफेक्ट। ठीक। क्लियर। और ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, टॉर्शनल इक्वेशन, टॉर्शनल मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्शन मूवमेंट जहाँ आता है वहाँ एक शेयर स्ट्रेस आती है। इट इज़ रेडियस डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ट्विस्टिंग एंगल होता है। क्लियर। तो ये टॉर्शनल इक्वेशन आपने पढ़ा हो, जहाँ पे भी टॉर्शन मूवमेंट आता है वहाँ एक क्या आता है, शेयर स्ट्रेस। क्लियर। तो इसी के बेस पे हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे टॉर्शन का इफेक्ट, अगर किसी बीम वगैरह पे टॉर्शन आता है साथ। अब टॉर्शन मेनली हम देखेंगे कि कभी टॉर्शन इंडिविजुअली एक्ट नहीं करेगा, टॉर्शन का इफेक्ट हम मेनली बेंडिंग के साथ ही लेते हैं। क्लियर। अब एक मूवमेंट है, मूवमेंट में भी बेंडिंग भी हो सकता है और टॉर्शन या ट्विस्टिंग भी हो सकती है उसमें। क्लियर। तो इसी का आधार बना के हम आगे समझेंगे चीज़ों को। उसके पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि स्ट्रक्चरल में आप कैसे समझेंगे कि कब कहाँ टॉर्शन की कंडीशन बन सकती है। क्लियर। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे ये क्या बना हो, अपना कॉलम बना हो। आई थिंक क्लियर नहीं होगा और फिर से बनाते हैं। क्लियर। ये अपन क्या लेते हैं, एक कॉलम का पार्ट लेते हैं। क्लियर। अब इस कॉलम में क्या हो सकता है, इस तरीके से ये कैंटिलीवर स्लैब क्या हो सकता है, ये जैसे ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। क्लियर। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं कि कैंटिलीवर स्लैब, और जैसा कि मैं अपन पहले पढ़ चुके हैं एल बीम, जब ऐसी कंडीशन हो। क्लियर। तो जैसे कहीं कैंटिलीवर निकला हो और कॉलम के साथ फिक्स्ड हो, तो इस पर कुछ लोड यहाँ लगे, इसका W, तो इसके वजह से यहाँ मूवमेंट क्या आएगा, दैट इज T, जैसे W एट सम एसेंट्रिसिटी। तो जो यहाँ मूवमेंट होगा वो कैसा आएगा, टॉर्शनल मूवमेंट। क्लियर। तो जब भी ऐसे कैंटिलीवर स्लैब और एल बीम का केस देखेंगे तो इस तरीके से टॉर्शन वहाँ जनरेट होता है, जहाँ आपको इस बीम और कैंटिलीवर स्लैब या एल बीम को डिज़ाइन करना पड़ता है फॉर द टॉर्शन। इसके अलावा देखें तो जैसे ये एक बीम बन हो। क्लियर। और इसके साथ अटैच क्या हो, एक बीम 2 हो। क्लियर। ऐसे बीम 1 और 2 लेके भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कैसे कि बीम 2 कैंटिलीवर्ड इन बीम 1। क्लियर। इसके अलावा फॉर
सर्कुलर बीम्स। क्लियर, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कह के आपके टॉर्शन। क्लियर, तो ऐसे केसेस में आपके पास आपके बीम या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कोई भी बना हो, स्लैब बना हो, कैंटिलीवर ऐसा बीम बना हो सर्कुलर या इस तरीके का, तो ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट या बीम में आपका इंट्रोड्यूस्ड होता है क्या, टॉर्शन। क्लियर, सो दीज आर सम एग्जाम्पल जहां आपको आरसीसी में देखने मिलेगा इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। क्लियर, तो ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बता दिए हैं किस तरीके से आपके टॉर्शन आरसीसी में किन किन केसेस में आते हैं। तो कैंटिलीवर स्लैब एल बीम, सम बीम टू कैंटिलीवर टू बीम 1 एंड इन सर्कुलर बीम्स। क्लियर, चलिए तो इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल कभी एग्जाम में भी पूछ सकता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो आपके काम में आ सकता है। इसके आगे हम देखें तो इसको मैं हटाता हूँ अब। तो जो एग्जाम्पल है उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब जो ये टॉर्शन यहाँ इंड्यूस्ड होता है, इन टॉर्शन की दो कैटेगरी यहाँ ये डिवाइड करते हैं। ये दो कैटेगरी में एक आपका होता है प्राइमरी टॉर्शन और इसी का नाम होता है इक्विवेलेंट टॉर्शन। इक्विवेलेंट बोलें या इक्विवेलेंट की जगह इसका कॉमन नेम होता है इक्विलिब्रियम टॉर्शन। क्लियर, दूसरा इसका होता है सेकेंडरी टॉर्शन और कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन। क्लियर, सो प्राइमरी नाम से ही आपको समझना है, जैसे आपने सोम के लेक्चर्स भी देखे होंगे तो उसमें सर ने आपको बताया होगा थोड़ा बहुत डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर, तो किसी स्ट्रक्चर में यदि टॉर्शन की वैल्यू, मतलब जो भी उसमें टॉर्शन लग रहा हो उसकी वैल्यू अगर आप ऑब्टेन कर लें बाय 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कैसे ऑब्टेन कर लें, ओनली बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सभी जानते ही होंगे, टोटल वर्टिकल फोर्स 0, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, टोटल मूवमेंट 0 एट अ सेक्शन। क्लियर, तो वो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन या ओवरऑल मैं 2D की बात कर रहा हूँ, 3D में और भी हो सकती हैं। क्लियर, तो ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करते हुए अगर आप अपने स्ट्रक्चर में टॉर्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऐसे टॉर्शन को बोला जाता है प्राइमरी और इक्विलिब्रियम टॉर्शन। तो इक्विलिब्रियम टॉर्शन की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या याद रखेंगे कि ऐसा टॉर्शन जिसकी वैल्यू स्ट्रक्चर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर, तो आपका वो कहलाता है प्राइमरी टॉर्शन और इक्विलिब्रियम टॉर्शन। क्लियर, तो जैसे कि ये क्या होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिटर्मिनेट, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन के द्वारा पूरा एनालिसिस हो सकता है। पूरा एनालिसिस होना मतलब ओनली इक्वेशन, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट। और ऐसा स्ट्रक्चर जो इन इक्वेशंस के से एनालिसिस ना हो पाए तो उसको क्या बोलते थे, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर, तो अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाए तो डिटर्मिनेट, और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व ना हो पाए तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए अपन यूज़ करते थे सम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन के किसी जैसे दो मूवमेंट का, जैसे कोई दो लोकेशन ले ली ए बी, तो समेशन ऑफ एम ए मतलब मूवमेंट एट ए बी इक्वल्स टू सम एक्स। तो ऐसी एडिशनल शियर के फॉर्म में भी लेते थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स के टर्म में भी ले सकते थे, वर्टिकल फोर्स के टर्म में भी ले सकते थे। तो ऐसे अलग से अगर हम इक्वेशन लेते हैं किसके लिए, टू कैलकुलेट टॉर्शन इन अ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन,
तो ऐसे टॉर्शन को हम बोलते हैं सेकेंडरी टॉर्शन और कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन। तो नाम से याद रखना है इक्विलिब्रियम और कॉम्पेटिबिलिटी। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन याद है तो उसी टर्म में आप टॉर्शन को भी याद कर सकते हैं कि अगर टॉर्शन की वैल्यू स्ट्रक्चर में हम निकाल लें ओनली बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो उसको बोलते हैं प्राइमरी टॉर्शन और इक्विलिब्रियम टॉर्शन। और यदि टॉर्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको अलग से इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा अलग से आप यूज़ कर रहे हैं यदि कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस, तो फिर उसको बोलते हैं सेकेंडरी टॉर्शन और कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका प्राइमरी टॉर्शन का मान सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो अपन ने लिया था सर्कुलर स्लैब या वो कैंटिलीवर था, जहाँ एक, अब जैसे सेकंड एग्जांपल जो लिया था कि एक बीम में दूसरी बीम कैंटिलीवर्ड है, तो ऐसे में क्या है अलग अलग और भी बीम कैंटिलीवर हो सकती हैं गैप में। क्लियर? तो ऐसे में नंबर ऑफ टॉर्शन एक ही जगह लगते हैं तो सारे टॉर्शन की वैल्यू आप केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो जैसे कि जो पहला कैंटिलीवर स्लैब का मैंने एग्जांपल दिया था, इट इज़ कंसीडर एज प्राइमरी टॉर्शन, और जो मैंने सेकंड दिया था वो हो सकता है एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी टॉर्शन और कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी टॉर्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम टॉर्शन या सेकेंडरी टॉर्शन और कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्शन। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। वैसे टॉर्शन का पार्ट आपके कॉमन या सामान्य तौर पे जनरल कंडीशन में एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन एक दो बार गेट जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो हम वो न्यूमेरिकल भी देखेंगे बाद में जब हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। क्लियर? तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन लेते हैं, सीधा आते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। क्लियर? टॉर्शन अगर बीम या स्लैब में लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। क्लियर? तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि सीधा अपन एक बीम का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक बीम है। क्लियर? ये बीम का मेन एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? अब इस पे क्या लगे, कोई टॉर्शनल मूवमेंट लगे। क्लियर? तो टॉर्शनल इक्वेशन होती है ये ऐसा। क्लियर? तो जहाँ पे भी एक टॉर्शनल मूवमेंट आता है तो वहाँ शियर लगता है। अब ये शियर कहाँ लगता है, जैसे केवल इतनी इक्वेशन कंसीडर करो तो T एट R, तो सेंटर से जैसे इस पॉइंट पे निकालें तो ये R, तो ऊपर के साइड क्या आता है इनमें, शियर। सरफेस पे क्या आता है, शियर। टॉर्शन मतलब जैसे आप तौलिए को निचोड़ते होंगे नहाने के बाद, तो आप ऐसे करते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक ट्विस्टिंग। तो उससे क्या होता है कि स्पाइरल फॉर्म में डिफॉर्मेशन होता है एट द सरफेस। क्लियर? तो और सूखी तौलिया नहीं, गीली तौलिया चाहिए पड़ती है उसके लिए। तो जैसे गीली तौलिए को जब आप निचोड़ते हैं तो ऊपर के साइड क्या आता है, स्पाइरल शेप में डिफॉर्मेशन आता है। क्लियर? तो इसी हिसाब से तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम चलेंगे तो अगर ये ट्विस्टिंग होगा तो बीम ऐसा आ जाएगा, तो इस बीम पे ऐसे स्पाइरल क्रैक्स बनेंगे। क्लियर? और मेनली ये जो होगा ये कैसा आएगा, एक डायगोनल टेंशन की तरह। कैसा आएगा, डायगोनल टेंशन, जो मैंने शियर के टाइम पे पढ़ाया था। तो शियर है, तो शियर के कारण यहाँ एक डायगोनल टेंशन की तरफ स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर? अब अगर ऐसा डायगोनल टेंशन के फॉर्म में टॉर्शन जनरेट होता है तो हमने पढ़ा है कि तो यही समस्या होती थी आरसीसी में कि कंक्रीट वीक होता है इन टेंशन, तो कंक्रीट के क्रैक करने के चांस होंगे। अब जहाँ पे भी फिर समस्या हो गई, कंक्रीट क्रैक कर सकता है, वीक है। तो यही तो हम आरसीसी में पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पे भी कंक्रीट में टेंशन आता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, रीइंफोर्समेंट। क्या लगाते हैं,
रीइंफोर्समेंट लगाते हैं, स्टील बार लगाते हैं। क्लियर? तो स्टील बार कहाँ लगाएंगे? तो भाई आइडियली देखा जाए, कैसा आइडियली, तो इसके अक्रॉस डायरेक्शन, तो मतलब रीइंफोर्समेंट भी स्पाइरल डायरेक्शन में कैसा आएगा? ऐसा, ऐसा। अगर क्रैकिंग प्रोफाइल ब्लैक है तो फिर रीइंफोर्समेंट इसके अक्रॉस डायरेक्शन में ऐसा जाना चाहिए, ऐसे, जिसको क्रॉस करता जाएगा अलग अलग पॉइंट पे, जो क्रैकिंग को क्या करेगा? रजिस्ट। क्रैकिंग किसके वजह से? टॉर्शनल ट्विस्टिंग के वजह से स्पाइरल क्रैकिंग ऑन बीम। ये पूरे सरफेस पे होगा, मैं केवल एक साइड का बता रहा हूँ। क्लियर? तो अब समस्या क्या है कि आइडियली तो आपको कैसा फिर स्पाइरल रीइंफोर्समेंट इस बीम में पूरे में स्पाइरल रीइंफोर्समेंट बांधना पड़ेगा अलोंग द लेंथ। क्लियर? जो कि प्रैक्टिकली हम नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली एक्चुअली में आप कभी ऐसे बीम में स्पाइरल रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज़, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल होता हो या आप दे नहीं सकते, उसका एक्चुअल बिहेवियर हम एनालिसिस बीम के केस में नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसलिए प्रैक्टिकली हम कभी भी बीम में स्पाइरल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? तो फिर रीइंफोर्समेंट कैसे, तो फिर टॉर्शन के कारण जो ये क्रैकिंग आ रही है, तो वो क्रैकिंग कैसे रजिस्ट की जाएगी, ये समस्या आ जाती है। क्योंकि होना क्या है कि इसके वजह से आप बोल रहे हैं कि आएगा डायगोनल टेंशन। कैसे टॉर्शन लगेगा? टॉर्शन का प्रवृत्ति होता है ट्विस्टिंग, जिसके कारण ऊपर स्पाइरल क्रैकिंग जनरेट होगी बीम में। अब इस बीम में क्रैकिंग रोकने के लिए आपको रीइंफोर्समेंट देना है, लेकिन जो एक्चुअल क्रैकिंग प्रोफाइल है उसके अक्रॉस डायरेक्शन में अपन प्रैक्टिकली नहीं देते हैं एक्चुअल कंडीशन में। तो फिर अपन क्या करते हैं? तो एक्चुअली में अपन क्या मानते हैं, अलग से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं लगाते हैं। अपन ने दो रीइंफोर्समेंट अभी तक आरसीसी में पढ़े हैं, कौन कौन से होते थे? तो जैसे ये क्रॉस सेक्शन होगा। क्लियर? तो एक तो आप लगाते थे मेन रीइंफोर्समेंट, फिर कुछ एंकर बार्स, और इसके साथ लगाते थे शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर? सो यही अपन को लेके चलना है। अपन ऐसे स्पाइरल फॉर्म में प्रैक्टिकली रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं। तो अपन मानते हैं कि जो भी टॉर्शन होगा उसको रजिस्ट किया जाएगा या टॉर्शन को न्यूट्रलाइज किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और बाय ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। क्लियर? तो अलग से नहीं देना है, बस जो रीइंफोर्समेंट हम लगाते हैं उसी रीइंफोर्समेंट में करना क्या है? टॉर्शन का इफेक्ट कंसीडर कर देना है, अलग से रीइंफोर्समेंट नहीं देना है। आप जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट लगाते थे वही देना है, उसके चारों साइड आप जो शियर रीइंफोर्समेंट लगाते थे वही देना है। बस वो कैलकुलेशन करते समय जब आप रीइंफोर्समेंट कैलकुलेशन करते थे, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, उसमें साथ में आपको कंसीडर क्या कर लेना है? इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। क्लियर? तो फाइनली आपको स्टेटमेंट ये याद रखना है कि टॉर्शन को रजिस्ट किया जाता है बाय लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, टॉर्शन मूवमेंट को, और उसके कारण जो टॉर्शनल शियर आएगी वो रजिस्ट की जाएगी बाय ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, जो आप देते थे एज अ शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर? तो ये था इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। उस इफेक्ट ऑफ टॉर्शन को न्यूट्रलाइज कैसे करना चाहिए? रीइंफोर्समेंट, बट नॉट दिस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होगा इट विल रजिस्ट टॉर्शनल मूवमेंट का इफेक्ट, उसके कारण जो शियर आता है टॉर्शनल शियर उसको रजिस्ट करेगा ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, जो हम पहले से लगाते हैं। यहाँ पे अलग से स्पाइरल रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको कंसीडर करते हैं टॉर्शन के इफेक्ट को, और कैसे हम इस क्रैकिंग को रोकते हैं या टॉर्शन को रोकते हैं जिससे कि आपके बीम में कोई क्रैकिंग वगैरह ना हो। सो आई थिंक ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये एक्चुअल क्रैकिंग होती है, लेकिन आप बनाते हमेशा कैसे हैं? जैसा क्रॉस सेक्शन बनाया जाता था वैसे ही बनेगा। बस ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते समय या प्रोवाइड करते समय
उसमें आपको टॉर्शन के इफेक्ट को साथ में कंसीडर करना है। क्लियर? अब कंसीडर करना है टॉर्शन का इफेक्ट, तो अगला सवाल आता है कैसे। तो अपन उसी पे आते हैं कि कैसे अपन करेंगे इफेक्ट ऑफ टॉर्शन को कंसीडर। तो कंसीडर करने के लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, बड़े सिंपल से 2-3 और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो मैं अगले आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सबसे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। सो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसा बोल सकते हैं सरलता के लिए, ठीक है। तो फॉर ease in calculation, effect of torsion split मतलब दो पार्ट में लेना है, split into 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में ओवरऑल टॉर्शन का इफेक्ट लेना है। अब वो कैसे लेना है, पहला लेना है एज अ इक्विवेलेंट शियर और दूसरा लेना है एज अ इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? तो फॉर सिंप्लीफिकेशन और प्रैक्टिकली हर चीज़ सही रहे, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो टॉर्शन है उसके इफेक्ट को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं और वो 2 पार्ट में उनको अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, जिसमें से एक पार्ट होता है इक्विवेलेंट शियर और एक पार्ट होता है इक्विवेलेंट मूवमेंट। क्लियर? या इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने 2 टर्म लिखे, अब ये वैल्यू कैसे लेंगे, तो इनके लिए सीधा सीधा यूज़ होता है आपका IAS कोड 456। IAS कोड ने डायरेक्ट इनके लिए रिकमेंडेशन फॉर्मूले दिए हैं और यहाँ से अगर एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है तो वो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस आएगा। क्लियर? तो इसलिए इसमें से कोई अलग से चीज़ नहीं आएगी। अगर सवाल आएगा तो मेनली आपका इक्विवेलेंट शियर और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट से ही आएगा। क्लियर? तो अब आपका जो ओवरऑल पढ़ने का दायरा रहा वो टॉर्शन में के इफेक्ट को लेके वो केवल ये 2 पार्ट में रह गया, इक्विवेलेंट शियर और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? तो इक्विवेलेंट शियर मतलब क्या होगा कि ये जो है इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्लेक्सर शियर, ऐसा मान सकते हैं, एंड द टॉर्शन शियर। जो आप नॉमिनल शियर पढ़ रहे थे उसका इफेक्ट और टॉर्शन मूवमेंट का इफेक्ट कंबाइंड होगा। इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट मतलब बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्शनल मूवमेंट का इफेक्ट कंबाइंड करेंगे, जिससे बनेगा एक इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? तो इसके बाद हम आएंगे सीधा कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट शियर। तो हम सीधा आते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि कितना लेना है इक्विवेलेंट शियर। क्लियर? पहले तो इक्विवेलेंट शियर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज द कंबाइंड, इट रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शन एंड नॉमिनल शियर। नॉमिनल मतलब जो आपका जस्ट आप मान सकते हैं फ्लेक्सर शियर जो होता है, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो उस कंबाइंड इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट शियर। इट इज रिप्रेजेंट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शन शियर एंड नॉमिनल शियर। क्लियर? इसके बारे में आपको IAS कोड के क्लॉज 41.3.1 IAS 456 के क्लॉज 41.3.1 में देखने मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो मैं उसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ होगी सिंप्लिसिटी के साथ। क्लियर? तो इक्विवेलेंट शेयर समझ में आया कि द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शन एंड नॉमिनल शेयर इज नोन एज द इक्विवेलेंट शेयर। क्लियर? which is given in clause 41.3.1 in IAS 456. क्लियर?
तो जो इक्विवेलेंट शियर है उसको मैं डिनोट करूंगा वी इक्विवेलेंट। कैसे? वी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है वी यू मतलब फैक्टर्ड शियर फोर्स प्लस होता है 1.6 ऑफ टी यू बाय बी। ये आपके डायरेक्ट आईएस कोड का फॉर्मूला है। वी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी यू प्लस 1.6 ऑफ टी यू बाय वी। वी यू क्या होगा? मैक्सिमम फैक्टर्ड शियर फोर्स। क्लियर? टी यू होगा फैक्टर्ड टॉर्शनल मूवमेंट और बी होगा ब्रेथ ऑफ बीम। क्लियर? ब्रेथ ऑफ बीम यूनिट सेम होना चाहिए, जैसे मतलब ये किलो न्यूटन मीटर में तो ये किलो न्यूटन मीटर में तो ये मीटर में। क्लियर? तो इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करके आप निकाल सकते हैं आंसर। क्लियर? तो यूनिट्स का तो आप लोग समझ सकते हैं आई थिंक। तो अब यहाँ डिफरेंस क्या आ गया कि ये देखो ये हो गया अपना क्या नॉर्मल फैक्टर शियर फोर्स, ठीक है। अब प्लस कंबाइंडली अपन ने क्या ले लिया उसका इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। क्लियर? तो अब आगे कैसे डिज़ाइन करना है, तो जैसा कि आपको मैंने शियर रीइंफोर्समेंट के समय पढ़ाया था तो वैसे ही कैलकुलेट करना है। अब जैसे सबसे पहले शियर में आप क्या निकालते थे? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। सबसे मतलब नॉर्मली आप क्या फैक्टर शियर फोर्स कैलकुलेट करते थे। यहाँ फैक्टर शियर फोर्स की जगह क्या यूज़ करना है? इक्विवेलेंट शियर। तो फिर आप आगे शियर रीइंफोर्समेंट में डिज़ाइन करने के लिए क्या निकालते थे? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। क्या निकालते थे? नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसको आप बोलते थे टाउ वी। तो अब यहाँ निकलेगा टाउ वी इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू वी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय बी डी। तो कोई चेंज नहीं आना है कॉन्सेप्ट में। वहाँ आप क्या यूज़ करते थे? वी यू अकेला। यहाँ क्या लेना है? वी इक्विवेलेंट। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। इसके आगे के कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। सेम मतलब कि जैसे मैंने बताया था इफ़ टाउ वी इक्विवेलेंट लेस देन टाउ सी। अब टाउ सी क्या होता था? ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो कृपया वहाँ जाके अगर नहीं आया पता हो तो वहाँ जाएं और उसको देखें। ये होता था डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है? डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? तो यदि टाउ वी इक्विवेलेंट टाउ सी से कम होता था तो हम मानते थे कि थ्योरेटिकली वी आर सेफ इन शियर। तो आप देख सकते हैं केवल ये चेंज आया है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी शियर रीइंफोर्समेंट के समय अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ। क्लियर? तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि आप टाउ सी कैसे निकालेंगे, इसके लिए कोड दिया रहता है, कोड में वैल्यूज़ कैसे लेना है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो इस रिकमेंडेशन पे हमने क्या पढ़ा था कि थ्योरेटिकली वी आर सेफ इन शियर। हमें कोई शियर में डिज़ाइन करने या चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर? क्योंकि कंक्रीट ही सारा शियर रजिस्ट कर सकता होगा। लेकिन आईएस कोड बोलता था इस केस में क्या दे देना है? मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर? तो यही हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस लेस देन टाउ सी देन प्रोवाइड द मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। और तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट भी मैं आपको साइड में, तो ये चीज़ें आपने लिख ली होंगी, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट भी मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट हमने लिखा था ASB बाय B इंटू SB इट शुड बी लेस देन 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 ऑफ FY। क्लियर? ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, बस फ़र्क ये आना है कि आपको यहाँ VU की जगह क्या यूज़ कर देना है? VE इक्विवेलेंट। क्लियर?
तो यदि टाउ वी इक्विवेलेंट लेस देन हो टाउ सी से, तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट ही देना है, जैसा कि हमने नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट के समय अलग से पढ़ा था। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट में यहाँ तक देखिए कोई चेंज नहीं है, केवल वी इक्विवेलेंट रखना है यहाँ पे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग याद रखिएगा, अपन केसेस आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया, जो मैंने यहाँ से अभी अभी रफ किया, वी इक्विवेलेंट, कृपया उसकी वैल्यू याद रखें। तो अब हम अपने अगले केस में आते हैं। अब अगला केस अपना क्या रहेगा कि अभी था इफ टाउ वी इक्विवेलेंट लेस देन टाउ सी। अब क्या हो जाए, इफ टाउ वी इक्विवेलेंट ग्रेटर देन टाउ सी। तो फिर तो समस्या हो गई। समस्या मतलब कि नाउ यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर शियर रीइंफोर्समेंट, मतलब फिर आपको एक प्रॉपर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ता है। क्लियर? तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या होता था, तो उसके लिए आपने पढ़ा था वर्टिकल स्टिरअप लगाते थे, इंक्लाइंड स्टिरअप लगाते थे, बेंट अप बार्स लगाते थे। क्लियर? सो यहाँ अपन लिख देंगे प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट एज अ शियर रीइंफोर्समेंट। क्लियर? तो जो ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट है, इट इज प्रोवाइडेड एज टू लेग्ड क्लोज्ड स्टिरअप्स। क्लियर? नोटिफिकेशन मेनली वही रहेंगे जो हमने वहाँ लिए थे। तो जो भी ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है, तो पहले मैं एक यहाँ से अजम्पशन की तरह मान के चलूँगा कि इट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड एज जनरली टू लेग्ड क्लोज्ड स्टिरअप्स। कैसे देंगे आप? क्लोज्ड स्टिरअप्स पे देंगे। क्लियर? और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा। तो जो फॉर्मूले से आप इसको डिज़ाइन करेंगे, तो अपन उस पर आते हैं। तो आपको डिज़ाइन करना है ASV, एरिया ऑफ स्टिरअप्स। क्लियर? एरिया ऑफ स्टिरअप्स इक्वल्स टू, ये मैं पहले लिख देता हूँ, TU इंटू SB डिवाइडेड बाय B1 इंटू D1 इंटू 0.87 ऑफ FY प्लस VU इंटू SB अपॉन 2.5 ऑफ D1 2.5 ऑफ D1 इंटू अगेन 0.87 ऑफ FY। तो ये सारे IS कोड रिकमेंडेशन रहे। क्लियर? तो अब मैं बोलूँ कि शियर रीइंफोर्समेंट या ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट कैसे देंगे, बाय हेल्पिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में देखिए टू लेग्ड मतलब समझते ही हैं, मैं सब बता चुका हूँ। अब इसमें अगर आप एक डाया और अज्यूम कर लेंगे टू लेग्ड 8 mm स्टिरअप्स, सो यू कैन डिसाइड ASV। TU फैक्टर्ड टॉर्शनल मूवमेंट, VU होता है फैक्टर्ड शियर मूवमेंट। SB भी मैं आपको बता चुका हूँ। SB क्या होता था? स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरअप्स। क्लियर? FY रहेगा। बस यहाँ एक B1 आ गया और D1, ये दो टर्म नए आ गए। तो यहाँ तो एक्चुअली आप यहाँ से निकालेंगे क्या, आपको इस फॉर्मूले से निकालना वही है, हम क्या निकालते थे? स्पेसिंग। एरिया तो डिसाइड हो ही गया, TU VU सब दिया ही होगा। B1 D1 में थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे क्या? दैट इज स्पेसिंग। क्लियर? एंड दिस स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन x1 प्लस y1 और 300 mm, whichever is less. That's it. So सीधा सीधा लिखोगे provide two legged 8 mm stirrup. Clear? Then calculate spacing by using this formula, and this spacing, x1 plus y1 by
क्लियर। अब व्हाट इज x1 y1 वो क्लियर, वो सब अपन देखेंगे। और इसमें मैक्सिमम इट इज़ जस्ट लाइक एस बी मैक्सिमम, तो किसी भी हाल में मैक्सिमम स्पेसिंग अगेन 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ हमारा दूसरा केस जो ये बना था ये ऐसा था। अब इस केस में आपको एक प्रॉपर शियर रीइंफोर्समेंट ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना होता है क्लियर, जो कि मैं यहाँ आपके लिए ले रहा हूँ कैसे, इस फॉर्मूले ASB से इक्वल्स टू TUSB अपॉन B1 D1 0.87 FY प्लस VU इंटू SB अपॉन 2.5 D1 इंटू 0.87 FY। आप पहले ही से डिसाइड कर लोगे टू लेग्ड सम डाया ऑफ स्टिरअप्स, तो ASB आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में समझ में आ जाएंगी, दी रहेंगी। यहाँ से आप क्या निकालेंगे SB, और चेक करेंगे कि ये स्पेसिंग कभी इससे ज़्यादा ना हो। तो इतने स्पेसिंग पे टू लेग्ड सम डाया MM आप ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि कंबाइंड इफेक्ट रजिस्ट करेगा ऑफ टॉर्शनल शियर एंड द नॉमिनल शियर। क्लियर है। तो थ्योरेटिकली वाइज समझते चलें, ये रहे आपके इतने फॉर्मूले क्लियर। तो इसको याद रखें, और साथ में यहाँ एक चेक और देख लें कि टाउ वी इक्विवेलेंट माइनस टाउ सी इंटू वी डी, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.87 FY इंटू ASB क्लियर, ASB अपॉन D अपॉन SB क्लियर। तो ये बेसिक रिकमेंडेशन है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको चेक करेंगे, हैंस ओके लिखेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूले से स्पेसिंग निकालेंगे, इसको चेक करेंगे और आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं क्लियर। तो इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा विद द फॉर्मूला जो हमने लिखा था फॉर इक्विवेलेंट शियर के लिए क्लियर। अब अगला आपके पास सवाल हो सकता है कि इस फॉर्मूले में दो तीन चीज़ें हमें बताना है, जैसे B1 D1 X1 और Y1 क्लियर। तो ये कुछ टर्म हैं जो हमें थोड़ा क्लियर नहीं है, उनकी वैल्यूज़ कैसे लेंगे। तो अगले पार्ट में मैं आपको यही बताना जा रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज़ कैसे लेंगे। तो पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हर एक टर्म को कोशिश करें समझने की कि वैल्यूज़ कैसे लेंगे। तो अपन आते हैं कि अब जो वैल्यूज़ अननोन है उनके बारे में, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं एक सीधा क्रॉस सेक्शन बना के समझाऊंगा। जैसे ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बी में, जिसमें ये क्या होगा ओवरऑल डेप्थ, ये होगी इसकी ब्रेथ क्लियर। ये मेन बार लगे होंगे, ऊपर एंकर बार की तरह काम करेगा। और इस साइड बना देते हैं, ये होगा डाया ऑफ स्टेरअप्स क्लियर। ये अपन चारों साइड मान लेंगे क्लियर कवर क्लियर। तो अब अपन को लेना है X1 और
y1 या जो b1 और d1 है। क्लियर। तो जैसे सबसे पहले अपन देखें b1 d1, तो यहाँ ये सेंटर कॉर्नर बार का बिल्कुल सेंटर लेना है, एक कॉर्नर बार का और दूसरे कॉर्नर बार का बिल्कुल सेंटर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं b1। कॉर्नर बार्स के बीच का स्पेसिंग अलोंग द ब्रेथ, अगर ब्रेथ के अलोंग कॉर्नर बार का स्पेसिंग ले रहे हैं तो क्या होगा b1, और वही कॉर्नर बार का स्पेसिंग अलोंग डेप्थ तो ये होगा d1। क्लियर है। कॉर्नर बार्स के बीच का डिस्टेंस अलोंग द b ब्रेथ तो वो होगा b1, और कॉर्नर बार्स के बीच का स्पेसिंग अलोंग द डेप्थ तो वो होगा d1। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम में इसलिए मैंने बड़ा और क्लियर बनाया है जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो b1 और d1 क्या हो गए, जनरली स्पेसिंग बिटवीन ना कॉर्नर बार्स, b1 होगा अलोंग द ब्रेथ और d1 होगा अलोंग द डेप्थ, सेंटर टू सेंटर। अब अपन देखते हैं कि ये x1। क्लियर। तो ये देखिए स्टेरअप, बिल्कुल स्टेरअप के सेंटर से लेना है, कहाँ से, स्टेरअप के। तो स्टेरअप के इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये कहलाएगा x1। क्या कहलाएगा x1। और यही स्टेरअप्स के बीच की दूरी सेंटर टू सेंटर कहाँ ले लो, डेप्थ के इसमें, डेप्थ के डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा y1। तो एक्चुअली x1 एंड y1 आर डायमेंशन ऑफ स्टेरअप्स, dimension of stirrups along the breadth and depth, along breadth and depth respectively. Clear. And b1 and d1 spacing between corner bars, corner मतलब मेन बार की बारे में बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स। क्लियर। कॉर्नर बार्स अलोंग ब्रेथ एंड डेप्थ रिस्पेक्टिवली। क्लियर। सो याद रखिएगा x1 y1 और b1 और d1। ठीक है। तो इसको याद करने से पहले अगर आप डायग्राम देख लेते हैं तो वो डायग्राम याद ज़रूर रखिएगा। तो जब भी आप चेक करेंगे एस बी मैक्स, तो इसलिए लिखवाया गया था एक्स बी मैक्स, मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन x1 प्लस y1/4 और 300 mm विच एवरेज लेस। क्लियर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। क्लियर। लिखना बड़ा आसान रहेगा, जैसे कि अगर अपन जैसे b1 या d1 लिखना बड़ा आसान रहेगा। मैं एक एग्जांपल देके b1 समझा देता हूँ। जैसे b1 आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओवरऑल b माइनस दोनों साइड का क्लियर 2 ऑफ क्लियर कवर। क्लियर। क्या करोगे, दोनों साइड का क्लियर कवर। तो आप कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद -2 ऑफ डाया ऑफ स्टेरअप्स। 2 क्यों, क्योंकि पूरा यहाँ का डाया जाएगा, यहाँ का एक साइड का दूसरे साइड का, तो 2। अब यहाँ से सेंटर टू सेंटर लेना है, तो आधा मेन डाया इसका, आधा मेन इसका, तो आधा आधा करके डाया ऑफ। तो ये बन जाएगा क्या, b1। अगर d1 चाहिए तो बस b की जगह क्या कर दीजिए, d रख दीजिए, बाकी वैल्यूज़ सेम आ सकती। क्लियर। बस वहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ मैं सारे डाया एक ही ले रहा हूँ। अब ये मेन बार होते हैं,
ये एंकर बार होते हैं। तो अगर इन्हें एंकर बार की तरह लगाया गया है तो कई बार इनका डाया क्या ले लेते हैं, अलग छोटे बार लगाते हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको रटे ना, ठीक है। आप याद क्या रखें, डाइग्राम, क्योंकि अगर ये डाया अलग अलग होंगे तो आपको उस हिसाब से उसका फॉर्मूला बना के या वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इस पे मत जाना, डाइग्राम को ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे शियर रीइंफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ बीम इन केस ऑफ टॉर्शन, मतलब फॉर इक्विवेलेंट शियर दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल शियर एंड नॉमिनल शियर। क्लियर? चलिए, तो अब हम आएंगे अपने अगले पे कि ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट हो गया, अब अगला अपना आएगा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो अभी अभी आपने देखा, हमने पढ़ा क्या, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या शियर रीइंफोर्समेंट वर्टिकल स्टिरअप के फॉर्म में किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, जो कि होता है मेन स्टील। क्लियर? जो आप मेन स्टील एज आ AST लगाते थे, तो यहाँ अगर टॉर्शन का इफेक्ट लेंगे तो वो कैसे होगा। तो टॉर्शन का इफेक्ट लेने के लिए हम यहाँ लेते हैं इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। अब इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, ये देगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल एंड बेंडिंग मूवमेंट। ये क्या देगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल एंड बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? तो ये होता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। तो अब जो भी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होगा वो डिज़ाइन किसके लिए किया जाएगा, फॉर इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। यहाँ से अब ये पॉइंट याद रखना है कि इस केस में जहाँ पे भी टॉर्शन दे के टॉर्शन के लिए डिज़ाइन करें तो वहाँ आप यूज़ क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। तो जो भी इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसी के लिए अब डिज़ाइन किया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, मतलब AST। तो क्या होता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, तो इसको डिनोट करते हैं M इक्विवेलेंट इक्वल्स टू MU प्लस MT। क्या होता है, MU प्लस MT। MU क्या होता है, MU होता है मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट। क्या होता है, मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? अब आते हैं MT। सो MT इज द मूवमेंट कंसीडर ड्यू टू टॉर्शन। सो MT इक्वल्स टू, देखिए बड़े ध्यान से, फॉर्मूला होता है TU इंटू 1 प्लस D अपॉन B डिवाइडेड बाय 1.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस फॉर्मूला, जैसा कि आपने इक्विवेलेंट शियर के लिए पढ़ा था, ऐसे यहाँ एक इक्विवेलेंट मूवमेंट लिखना है, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्शन। तो तो बेंडिंग मूवमेंट तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, फैक्टर्ड शियर फोर्स फैक्टर्ड करके लोडिंग को। MT टॉर्शन के कारण कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए IS कोड द्वारा फॉर्मूला दिया गया, दैट इज TU इंटू 1 प्लस D अपॉन V डिवाइडेड बाय 1.7। क्लियर? सो TU क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड टॉर्शनल मूवमेंट। क्लियर? तो TU क्या हो जाएगा, फैक्टर टॉर्शनल मूवमेंट। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकालेंगे MT एंड देन फर्दर कैलकुलेट M इक्विवेलेंट, दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टॉर्शनल एंड बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि कैसे इफेक्ट लेना है आपको M इक्विवेलेंट में बेंडिंग का और टॉर्शन का। तो याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला हुआ और एक अभी अभी अपन ने इक्विवेलेंट शियर के लिए पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्लियर? तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में इन फॉर्मूलों पे बेस न्यूमेरिकल पूछ सकता है। क्लियर?
सो याद रखिएगा डी क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन, बी इज नॉर्मली ब्रेथ ऑफ सेक्शन। तो ये तो वैसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन और बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर। तो अब जो भी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन होगा तो आपको MU की जगह काय के लिए देना है, ME इक्विवेलेंट, दैट्स इट। और इसके आगे कोई अलग से चीज़ नहीं करनी है। क्लियर। फिर यहाँ पे एक नोट में पॉइंट याद कर लेना, सच दैट इफ MT लेस देन MU, अब MU अलग निकालोगे, MT अलग निकालोगे। क्लियर। यदि MT MU से कम है तो आप कभी भी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नॉट प्रोवाइडेड, मतलब ASC। तो वो सब कैलकुलेशन मैं आपको एक्चुअली पहले ही बता चुका हूँ कि ASC कैसे देंगे, बस आपको मूवमेंट चेंज करते जाना है। तो MT अगर MU से कम है तो आपको कभी भी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट या एडिशनल रीइंफोर्समेंट ऑन कंप्रेशन फेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ MT ग्रेटर देन MU देन यू हैव टू प्रोवाइड कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। क्लियर। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट टू रजिस्ट, अब टू रजिस्ट मूवमेंट, अब मूवमेंट कितना लोगे, टू रजिस्ट मूवमेंट MT माइनस MU। तो जो भी एरिया डिसाइड किया जाएगा या रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन साइड दिया जाएगा वो किस मूवमेंट को रजिस्ट करने दिया जाएगा, MT माइनस MU। तो जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वो लिखते थे FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश, 1.5 ऑफ M माइनस 1 इंटू ASC। तो वो जो फॉर्मूला अपन लिखते थे D माइनस D डैश के साथ, तो उसमें मूवमेंट क्या रख देना है, बराबर इसके। क्लियर। तो जो भी ASC आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, MT माइनस MU। क्लियर। इतना रेगुलर क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ और इतने में आपका काम हो जाएगा। टॉर्शन से अगर सवाल आता है इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। क्लियर। सो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो बीम के केस में कभी अगर टॉर्शन आए तो मैंने आपको बता दिया है ट्रांसवर्स शियर रीइंफोर्समेंट, साथ ही साथ बता दिया है कि कैसे कंसीडर करेंगे आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट विथ इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। इस केस में कब आपको कंप्रेशन साइड रीइंफोर्समेंट देना है, कब नहीं देना है। क्लियर है। तो ये कुछ खास रिकमेंडेशन है, इनको याद रखिएगा। क्लियर। इसके अलावा एक दो रिकमेंडेशन और हैं तो हम जल्दी से उस पर भी आते हैं कि छोटे छोटे एक आध रिकमेंडेशन और रहेगा। तो ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला और इक्विवेलेंट शियर का फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहीं पे थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में एक दो रिकमेंडेशन और हैं। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट अपन को कैसा देना है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट अपन को इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि बीम के क्रॉस सेक्शन के हर कॉर्नर में एक बार प्लेस हो, जिससे कि जब आप शियर रीइंफोर्समेंट बांधें तो प्रॉपर आए और टॉर्शन का इफेक्ट कॉर्नर्स पे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एक एक बार हमेशा कॉर्नर पे होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का। क्लियर। तो एक तो छोटा सा रिकमेंडेशन ये है कि हर लॉन्गिट्यूड एटलीस्ट वन बार एट ईच कॉर्नर शुड बी प्लेस्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल बार। क्लियर। दूसरा एक यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसका नाम होता है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले रिकमेंडेशंस में से या सवालों में से होता है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। क्लियर। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो ये हमें पहले मैं आपको बताऊंगा इन केस ऑफ टॉर्शन। पहले अपन समझते हैं ये कब लगता है टॉर्शन के केस में। इफ बी और डी या तो ब्रेथ या फिर ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन, if B or D of section exceeds
450 mm, ये याद रखिएगा टॉर्शन का केस रहेगा। तो यदि बी और डी में से कोई भी एक वैल्यू 450 mm से ज़्यादा जाती है, then additional reinforcement provided on two faces, तो दोनों फेस पे, दोनों फेस समझ रहे हैं, जैसे अपने को फेस क्या दिखेगा, एक इस साइड वाला बीम का, एक इस साइड वाला, नीचे वाला नहीं, दो फेस, क्लियर। तो दो फेसेस पे एडिशनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। और ये जो रीइंफोर्समेंट है इसके लिए रिकमेंडेशन है मिनिमम साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ये होता है 0.1% ऑफ वेब एरिया। क्या होता है? 0.1% ऑफ वेब एरिया, क्लियर। तो मिनिमम साइड फेस रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, कभी भी शुड नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ वेब एरिया। वेब एरिया मतलब यहाँ B इंटू डी ही होता है, क्लियर। अलग से कुछ नहीं लेना है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही लेना है, 0.1% ऑफ वेब एरिया, क्लियर। तो समझ में आया। अब ये देना कैसे है, तो एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बना के समझा देता हूँ। तो जैसे ये मेन बार्स लगाते हैं, ठीक है, ये एंकर बार लगे होंगे, ठीक है, ये स्टेयरअप होगा। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट कुछ ऐसे इस जगह पे दोनों साइड बराबर बराबर, मतलब जो 0.1% है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच फेस। तो जो भी आएगा 0.1% ऑफ वेब एरिया वो दोनों फेसेस पे इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्लियर। सो ये होता है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। अब कई लोग पूछते हैं कि सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपन वैसे ही इतना सारा रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं। तो इसका एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा अजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग, दैट इज स्ट्रेन वेरिएशन हमेशा लीनियर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, डेप्थ या ब्रेथ, जैसे नॉर्मली डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो डीपर बीम में क्या होता था, स्ट्रेन वेरिएशन नॉन लीनियर होगा, क्लियर। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एम ई इक्विवेलेंट ले रहे हैं, एम यू प्लस एम टी। तो ऑब्वियस है एम यू से ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है तो इसका जो डेप्थ रिक्वायरमेंट आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायरमेंट जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि डीपर बीम वाला कॉन्सेप्ट हो जाए और आपके सेक्शन में वॉर्पिंग की समस्याएं क्रिएट हों। तो ऐसी एडिशन, तो अब क्या है, इसके लिए आप पूरा सेक्शन तो चेंज करोगे नहीं। तो ऐसे में ऐसी वॉर्पिंग स्ट्रेसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एडिशनल साइड फेस रीइंफोर्समेंट, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ लेना कि क्यों, तो ये मैं जनरल एक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत क्यों हुई, जिससे स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर बना रहे, वॉर्पिंग स्ट्रेसेस को रजिस्ट किया जा सके बाय एडिशनल रीइंफोर्समेंट, क्लियर। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए, ये टॉर्शन के केस में है और सबसे इम्पोर्टेंट है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मिनिमम साइड फेस रीइंफोर्समेंट, क्लियर। तो ये तो टॉर्शन का केस हो गया। अब कई बार जनरल केसेस में भी आ जाता है जहाँ टॉर्शन नहीं होता है। कहाँ जाता है, जनरल कंडीशंस में। तो वहाँ आप पढ़ेंगे अगर टॉर्शन नहीं दिया, बेंडिंग और नॉर्मल शेयर के ही केस में अगर हम देखें तो इफ ओवरऑल डेप्थ एक्सीड्स 750 mm, और सबसे ज़्यादा आपसे इसी टर्म में पूछेगा, टॉर्शन में नहीं, कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट कब देते हैं, जब डेप्थ एक्सीड्स टू 750 mm, देन प्रोवाइड साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पहले जो मैंने बताया था 450 mm वो किसके लिए था,
टॉर्शन के केस में। टॉर्शन के अलावा अगर नॉर्मल केस भी दिया हो तो उस पर भी सवाल बन जाता है कि हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट कब देना चाहिए। तो इफ ओवरऑल डेप्थ एक्सीड्स टू 750 mm, अगर डेप्थ क्या हो रही हो 750 mm से ज़्यादा हो रही हो, और मिनिमम साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी वही रहेगा, कितना रहेगा 0.1% ऑफ वेब एरिया। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट कब देते हैं, तो जब डेप्थ एक्सीड 750 mm कितना देते हैं 0.1% ऑफ वेब एरिया। क्लियर। इसमें एक रिकमेंडेशन और आ जाता है, स्पेसिंग बिटवीन साइड फेस रीइंफोर्समेंट। क्लियर। तो यहाँ इसको अपन लेते हैं एज अ 300 mm और वेब थिकनेस। अब वेब थिकनेस मतलब अपना जो बी होगा इसमें से विच एवर इज लेस। क्लियर। तो जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन साइड फेस रीइंफोर्समेंट, तो एक मैक्सिमम स्पेसिंग की तरह काम करना है, जो कि अपन को लेना है 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। तो कृपया ये रिकमेंडेशन IAS कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। गेट एग्ज़ाम में तो थ्योरी कम, लेकिन ES इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ आपका, जैसे MPPSC हुआ, SSC के ऑब्जेक्टिव पेपर हुए, तो ऐसे पेपर्स में ये रिकमेंडेशन कई बार आया हुआ है। क्लियर। तो इसलिए इस रिकमेंडेशन को याद रखें, खास तौर पे नॉर्मल कंडीशन के लिए, ना कि टॉर्शन के लिए। तो मैंने यहीं बता दिया, खैर साइड फेस रीइंफोर्समेंट आना था। बाकी रिकमेंडेशन सेम रहेगा कि 0.1% एरिया है, इट इज़ इक्वली प्रोवाइडेड ऑन 2 फेसेस। क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक टॉर्शन। क्लियर। तो हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, और प्रीवियस अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए आई बटन को क्लिक करें। थैंक यू।